कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में बात वेस्ट एशिया में जारी युद्ध से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को होने वाले भारी नुकसान की। जब फरवरी 2026 के अंत में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, तब पूरी दुनिया की उर्वरक इंडस्ट्री हिल गई। ये संकरा जलमार्ग दुनिया के 1/3 उर्वरक व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसमें यूरिया के 35 से 44%, अमोनिया के 27%, फॉस्फेट के 25% और सल्फर के 47% निर्यात शामिल हैं। गल्फ देश जैसे कतर, सऊदी अरब और ईरान खुद यूरिया और अमोनिया के बड़े उत्पादक हैं, लेकिन अब गैस और एलपीजी की सप्लाई रुकने से कई प्लांट बंद हो गए या उत्पादन कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि मिडिल ईस्ट में यूरिया एक्सपोर्ट प्राइस $500 प्रति टन से बढ़कर $700 प्रति टन पहुंच गया। ग्लोबल यूरिया बेंचमार्क भी 26 से 30% ऊपर चढ़ गया और अगर युद्ध लंबा चला तो ये कीमतें दुगनी होने की संभावना है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि ये वैश्विक उर्वरक उपयोग का 59% हिस्सा हैं और अनाज, चावल और मक्का जैसी फसलों के लिए जरूरी हैं। किसान अब कम उर्वरक लगाने पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे फसल उत्पादन घट सकता है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में उर्वरक की कीमतें 32% तक बढ़ गईं, जबकि ब्राजील और एशिया जैसे देशों में शिपिंग रुकने से स्प्रिंग प्लांटिंग सीजन पर दबाव आ गया। संयुक्त राष्ट्र और आईएफपीआरआई जैसी संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं कि विकासशील देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उर्वरक की कमी से फसलें कमजोर होंगी और खाद्य कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है और सालाना 60 से 70 मिलियन टन उर्वरक का इस्तेमाल करता है। युद्ध के कारण यहां भी असर गहरा पड़ रहा है। देश 20 से 25% यूरिया, 60% डीएपी और 100% पोटाश आयात करता है, जिसमें गल्फ देशों का बड़ा योगदान है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई और कतर से आने वाली शिपमेंट्स होर्मुज रूट से गुजरती हैं, जो अब बंद है। नतीजतन घरेलू यूरिया प्लांट्स में एलएनजी की कमी से 3 बड़े प्लांट उत्पादन घटा चुके हैं। ग्लोबल कीमतें 20 से 30% बढ़ने से भारत का आयात बिल भी बढ़ जाएगा। वित्त वर्ष 2026 में आयात का अनुमान $18 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें यूरिया का हिस्सा 61% है। पश्चिम एशिया से 2025 में $3.7 बिलियन यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए के उर्वरक आयात हुए थे, लेकिन अब फ्रेट कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने से ये और महंगा हो जाएगा। भारत में अभी स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन अगर युद्ध 2-3 महीने और चला तो खरीफ और रबी सीजन में कमी आ सकती है। भविष्य में प्रभाव और गंभीर हो सकता है। अगर कीमतें दुगनी हुई तो सब्सिडी बिल बजट से बाहर निकल जाएगा और किसानों को महंगे उर्वरक खरीदने पड़ेंगे। CRISIL और S&P ग्लोबल की रिपोर्ट्स कहती हैं कि घरेलू गैस राशनिंग से उत्पादन 10 से 15% घट सकता है। शॉर्ट टर्म में 30 से 35% लागत बढ़ोतरी तय है। भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं। आयात को पहले से आगे बढ़ा दिया गया है, घरेलू प्लांट्स का मेंटेनेंस शेड्यूल एडवांस किया गया है और स्टॉक की निगरानी बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रोविजनल सब्सिडी 1.71 लाख करोड़ रुपए रखी गई है, लेकिन अगर कीमतें बढ़ीं तो सरकार किसानों को नाराज नहीं करने के लिए एक्स्ट्रा बजट देने को तैयार है। ICRIER जैसे थिंक टैंक सुझाव दे रहे हैं कि आयात स्रोतों को डाइवर्सिफाई करें, रूस, उत्तर अफ्रीका और कनाडा से ज्यादा मंगवाएं और सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बदलें,
ताकि बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन बढ़े। इंडस्ट्री भी सक्रिय है। बड़े प्लेयर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे हैं और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश तेज कर रहे हैं। विश्व स्तर पर अन्य देश भी अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। अमेरिका में फार्म ब्यूरो ने सरकार से सप्लाई चेन सुरक्षित करने की अपील की है और किसान पहले से स्टॉक खरीद रहे हैं। ब्राजील अगले सीजन के लिए चिंतित है और अल्टरनेटिव सोर्स तलाश रहा है। यूरोप ने रूसी और बेलारूसी उर्वरक पर टैरिफ बढ़ाए हैं, जबकि चीन ने घरेलू जरूरतों के लिए निर्यात पर रोक लगा रखी है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया गल्फ के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया और रूस से आयात बढ़ा रहे हैं। कई देश गैस राशनिंग कर रहे हैं और किसानों को कम उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक पाइलिंग और सब्सिडी बढ़ाने का ट्रेंड है, लेकिन भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश सबसे ज्यादा दबाव में हैं। भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का बाजार आकार 2025 में 1021 बिलियन रुपए यानी करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए था, जिसके 2034 तक 1433.6 बिलियन रुपए पहुंचने का अनुमान है। 2023-24 में कुल उत्पादन 503.35 लाख टन रहा, जिसमें यूरिया 314.09 लाख टन था। कुल खपत करीब 600 लाख टन रही। ये इंडस्ट्री कृषि का आधार है और देश की 42.3% आबादी को रोजगार से जोड़ती है। मौजूदा संकट से आयात लागत बढ़ने से कंपनियों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। सब्सिडी बिल पहले ही 1.9 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है और अब और बढ़ सकता है। घरेलू उत्पादन में 10 से 15% कमी आने से कई कंपनियों का टर्नओवर प्रभावित हो रहा है। रोजगार के मामले में प्लांट्स में लाखों प्रत्यक्ष नौकरियां हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं। अगर उत्पादन घटा तो प्लांट्स में शिफ्ट्स कम हो सकती हैं। भविष्य की योजनाएं भी प्रभावित हैं। सरकार ने न्यू यूरिया पॉलिसी और नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, लेकिन अब सब्सिडी बोझ बढ़ने से बजट कंस्ट्रेंट आ सकता है। कुल मिलाकर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 3.8% रहने का अनुमान था, लेकिन ये संकट इसे 2 से 3% तक सीमित कर सकता है। कृषि जगत और छोटे किसानों पर यह संकट सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। उर्वरक लागत में 30 से 35% बढ़ोतरी से इनपुट खर्च बढ़ गया है। छोटे किसान जो पहले ही सब्सिडी वाले यूरिया पर निर्भर हैं, अब महंगी डीएपी और पोटाश नहीं खरीद पा रहे। नतीजा यह है कि फसल में पोषक तत्वों का असंतुलन बढ़ रहा है और पैदावार 10 से 15% तक कम हो सकती है। खरीफ सीजन में अगर कमी आई तो धान, मक्का और दालों का उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ेगी। बड़े किसान स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान जो 85% हैं, मजबूर होकर कम उर्वरक लगाएंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता और कम होगी। भविष्य में अगर युद्ध लंबा चला तो रबी, गेहूं और सरसों की पैदावार घटने से देश की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। किसान पहले से ही मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। अब ये अतिरिक्त बोझ उनके मुनाफे को निचोड़ रहा है। कुल मिलाकर ये संकट सिर्फ उर्वरक इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पूरे कृषि इकोसिस्टम का है और अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो लाखों किसान परिवार संकट में फंस सकते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।